हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नारंगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं बिलियन का जो लास्ट क्या था, अनुसंग गुण था, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी पिछले 2 वीडियो में देखा था, लेक्चर में देखा था कि जो बिलियन के अनुसंग गुणधर्म हैं, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्या था आपका क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो अंतिम पराशरण गुण को कौन सा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंग गुण पराशरण दाब ना, कौन सा था, पराशरण दाब। आज हम लोग पराशरण दाब की चर्चा करने वाले हैं। पराशरण दाब क्या है, तो पहले तो हम बात करेंगे पराशरण की क्रिया क्या है, ठीक है, यानी ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पराशरण दाब क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कि पराशरण दाब की गणना कैसे करते हैं, और पराशरण दाब और किसी भी विलयन में उपस्थित विलय के अनुभार में क्या संबंध है। इन सारी बातों को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। आप जल्दी से हमारे चैनल को क्या करिए, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि पराशरण एवं पराशरण दाब, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। इसको आप मिलके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये पराशरण क्या है और पराशरण दाब क्या है। इन सारी चीजों को हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों के दौरान हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन विज्ञान से ये चीजें कैसे संबंधित हैं इसके बारे में हम लोग जरा सा ध्यान नहीं देते। हम लोग सारी बातें जो पराशरण की क्रिया है इसको हम लोग बचपन से ही, जब से यानी कि आप जानने लायक हुए हो तब से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आज ऐसे ही कुछ चर्चा करते हैं हम लोग पराशरण और पराशरण दाब के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आप पहले डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि डिफिनेशन क्या है पहले समझ लो। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझो कि क्या है ये। अच्छा, आप लोग एक काम तो जरूर किए होंगे, सब लोग, अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग देखे जरूर होंगे कि अगर आपने किसी बर्तन में पानी लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, कुछ सूखे चने, ये क्या है, चने को लिया और चने को क्या किया, इसमें डाल दिया। रात को चने को क्या किया, बर्तन के पानी में डाल दिया, और सुबह उठ के क्या किया, उसका आपने नाश्ते के रूप में प्रयोग किया। तो जब आप चने को पानी में डालते हो, तो सुबह जब आप उठ करके देखते हो तो आपका चना क्या होता है, जो उसकी साइज छोटी थी उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। या आप एक काम करते हो कि आप क्या करते हो, मुनक्का यानी किशमिश, मुनक्के को आप शाम को आप भिगो के रख दो, तो सुबह उठ के देखो या 2-3 घंटे बाद ही आप देखो तो जो मुनक्का आपका क्या था, जो बिल्कुल ही कम स्वेलिंग थी, कम फूला हुआ था, अब क्या हो जाएगा, ज्यादा फूल जाएगा, ठीक है। या मटर के दाने को आप भिगो दो, सुबह क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चने का पानी में डालने के बाद फूलना, किशमिश का पानी में डालने के बाद फूलना, या किसी भी ऐसे बीज को हम क्या करें, सोयाबीन के बीज को या किसी भी बीज को क्या करें, पानी के अंदर जब भिगोते हैं वो बीज हमारा क्या होता है, स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है। इन चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देखा है, ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि यही जो यहाँ पर ये क्रिया हुई है इसको ही पराशरण कहते हैं? क्या यही जो क्रिया हुई यही पराशरण है, ऑस्मोसिस है? क्या हम लोगों ने कभी दिमाग में सोचा? शायद सोचा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है तो आज जान लो कि चने का जो फूलना है किस क्रिया के द्वारा हुआ है, पराशरण की क्रिया के द्वारा हुआ है। और किशमिश का फूलना क्या हुआ है, पराशरण की क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये चीजें कैसे संबंधित हैं रसायन विज्ञान से, आज हम लोग इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं। तो चलिए आखिर समझते हैं क्या हुआ, चना फूल गया कैसे, मुनक्का कैसे आपका फूल गया, स्वेलिंग कैसे उसमें आ गई, पानी कैसे अंदर चला गया, आखिर क्यों गया पानी, ये सारी बातों को क्या करेंगे हम आज इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन मैंने आज पहले से लिख दी है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पर एक बार मात्र बोलूंगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य, अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य का मतलब जाना, मतलब आधे जाएंगे आधे लोग रुक जाएंगे, मतलब विलायक जाएगा विलय नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलय और विलायक।
तो उसका आधा एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा विलायक। तो आधा गया मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक यानी जल के अणुओं को ही अपने अंदर से जाने दे, बाकी को क्या करे, बाकी को रोक दे, न जाने दे, उसको झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो चने के ऊपर की क्या होती कवर होती है, वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। बात क्लियर है? तो अब देखना, तो विलायक के अणुओं का यानी कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब चने की झिल्ली, मतलब पानी का चने की झिल्ली को पार करके कहाँ में से होकर शुद्ध विलायक यानी जल से विलयन की ओर, जो आपके चने के अंदर जो पदार्थ है उसमें भी नमी होती है, उसमें भी पानी है, लेकिन वहां पर पानी की मात्रा कम है और हमारे पास उसमें जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होती है उसकी मात्राएं क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर जो विलयन है बहुत ही सांद्र विलयन है, जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो यानी कि किसके, चने के अंदर, ठीक है ना। तो विलयन की ओर अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही यानी चने का फूलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पराशरण कहलाती है। क्या कहलाती है, पराशरण कहलाती है। अब जरा इसी बात को हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप जरा देखिए, इस चित्र को आप देखो, एक बड़ा सा एक क्या है बीकर लिया गया है और इस बीकर में यहाँ पर मैंने एक इस तरीके की झिल्ली यहाँ पर लगा रखी है और इस झिल्ली को मैंने बोला ये क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। मैंने पहले ही बोल दिया ये झिल्ली क्या करेगी, केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देगी, विलय के अणुओं को जाने नहीं देगी। ध्यान दो, तो यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में आधे हिस्से में शुद्ध विलायक है, मान लो क्या है ये जल है, और आधे हिस्से में क्या है विलयन है, जिसमें आपने मान लो पानी में आपने चीनी को घोल रखा है। ठीक है, तो पानी और किसका, शरबत को आपने क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली से अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो झिल्ली दोनों को अलग करेगी वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। जब इन दोनों को आप ऐसे अलग अलग रख देते हैं तो यह देखने में आता है कि अगर आपने 200 ml आपने क्या लिया था, विलयन लिया, कितना लिया था, 200 ml विलयन लिया था, और आपने लिया था 500 ml आपने क्या लिया था, जल लिया था। इस दोनों को आपने अर्धपारगम झिल्ली से अलग करके रख दिया, तो आप कुछ समय बाद देखते हैं अगर इस बर्तन में चिन्ह भरे हुए हो सेंटीमीटर के कि पानी बढ़े तो हमको ऊंचाई उसकी मालूम हो, तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखते हैं तो विलयन वाला आपका बॉक्स है, उसका जो लेवल था पानी जिसमें जो विलयन जो 200 ml था, हो सकता है 300 ml हो गया। कितना हो गया, 300 ml हो गया, 400 ml। तो कहने को हुआ कैसे, इसी अर्धपारगम झिल्ली से जल के अणु क्या हुए, अपने आप ही विलयन की तरफ आना शुरू कर देते हैं, और ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का जो लेवल है, दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है ना, इसी क्रिया को हम कहते हैं पराशरण की क्रिया। अब यहाँ पर देखो, फिर मैंने यहाँ दूसरे चित्र में क्या समझाया आपको, यहाँ पर मैंने लिया तन विलयन। तन विलयन का मतलब एक गिलास पानी, मतलब अगर मान लो ये दोनों विलयन है और दोनों कितने हैं, दोनों 500 ml लिए गए हैं, मतलब इस सांद्र विलयन की मात्रा भी 500 ml है और तन विलयन की मात्रा कितनी है, 500 ml। कितनी है, 500 ml। लेकिन तन विलयन में आपने चीनी की मात्रा कम डाली थी और सांद्र में क्या थी, ज्यादा डाली थी, तभी तो होगा सांद्र विलयन। इसमें विलय की कणों की संख्या ज्यादा, आपको रेड कलर जो दिख रहे होंगे वो विलय के कण दिख रहे हैं, और इसमें विलय के कण क्या है, कम है। ठीक है, तन विलयन, तो तन विलयन से, मेरी बात ध्यान दो, तन विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से कहां पर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, यह क्रिया भी पराशरण कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई। डिफिनेशन मैंने जो बोली है वही यहाँ पर मैंने चीजों को आपको सुनाया है, फिर देख लो। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से, ये विलायक है तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कहां से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, अथवा कहां से, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तन विलयन है, ये सांद्र विलयन है,
तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, इसको आपको धक्का नहीं देना है भागो उधर, ठीक है, अपने आप ही स्वतः, अपने आप ही इसका स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसी को कहते हैं परासरण की क्रिया। ठीक है, आप इसको जल्दी से आप नोट कर लो और फिगर को क्या करो आप बना लो जल्दी से, आगे बताते हैं फिर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो परासरण की क्रिया आप समझ गए ना, यानी विलायक के अणुओं का, और हम विलयन को क्या करें, अर्धपारगम झिल्ली, ऐसी झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्या करे, केवल विलायक के अणुओं को ही जाने दे, विलय को जाने न दे, तो क्या होगा, तो शुद्ध विलायक से आपका जो विलायक के कण है विलयन की तरफ जाते हैं, या तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं, और यही विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी पानी का चने की झिल्ली से चने में जाना अपने आप, यही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो अब आप जल्दी से एक चीज आपको हम बताने चल रहे हैं, उसको आप मेरा ध्यान दें, ठीक है। अब ये जो अर्धपारगम झिल्लियां हैं इनको नेचुरल तरीके से, उसको आप लोग जानते हो, ठीक है। कुछ हम झिल्लियों की आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम बता रहे हैं आपको। चलिए एक छोटी सी हेडिंग आप बना लो, अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में झिल्ली। आपसे पूछ ले कोई, बताओ अर्धपारगम झिल्ली क्या है, तो खाली नहीं रहोगे, सुने तो नहीं बोल दोगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली, शॉर्ट में बोले तो एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी झिल्ली जो क्या करे, जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने अंदर से जाने दे, विलेय के अणुओं को नहीं, उसको बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली। तो एक लाइन आप नोट कर लो, नोट कर लो, वह झिल्ली मेम्ब्रेन जो केवल विलेय, जो विलेय नहीं बल्कि विलायक के अणुओं को ही जाने देती है, जाने देती है, क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली, यानी कि एसपीएम कहलाती है, अर्धपारगम में झिल्ली कहलाती है। ठीक है, नोट कर लिए, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अब देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की, छोटी सेटिंग बनाओ आप। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार, झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह की होगी, एक तो जिसको आदमी बना दे, एक जिसमें कौन बना दे, जिसको नेचर बना दे, प्रकृति बना दे। तो दो तरह की अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं। पहली आपकी है प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। और दूसरी कौन सी होगी, जो मनुष्य बना दे, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि आर्टिफिशियल सेमी मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल सेमी मेम्ब्रेन एंड नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल लिख लो आप, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली जैसे बकरे का आशय, बकरे का आशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर यानी जहां से क्या होता है, पेशाब क्षमता है उसका, तो गॉल ब्लैडर बकरे का आशय, ठीक है, किसका, बकरे का। दूसरा क्या है, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। आपने अंडे को अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपने अंडा खाया है तो अंडे के ऊपर की जो सबसे कड़ी परत है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, इसको जब आप हटाते हैं उसके नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है। उबला हुआ अंडा हो, उसके ऊपर की परत जो कठोर, उसको क्या करिए आप हटाइए,
उसके नीचे एक पतली सी क्या होती है, परत होती है, पतली सी एकदम। वो पन्नी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तभी तो जब आप अंडे को उबालते हो पानी क्या होगा, अंदर जाता है, तो अंडे की झिल्ली, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा किशमिश यानी कि मुनक्का जो होता है, किशमिश, चना तथा अंगूर, अंगूर भैया वही बात, अंगूर की झिल्ली, ठीक है ना। मटर के ऊपर की झिल्ली, जितने भी बीज हैं, सोयाबीन हो गया ना, उड़द मटर जो भी है, उनके ऊपर की जो परत है वो क्या होगी, किशमिश या चने तथा अंगूर की झिल्ली, सभी क्या है, अर्धपारगम झिल्लियां हैं। और किसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली के एग्जाम्पल है। अब दूसरा कौन सा है, कृत्रिम में। कृत्रिम में मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लो, मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पर कृत्रिम वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है कॉपर फेरोसाइनाइड, याद रखना ये पूछा गया है परीक्षा में, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई क्या होती है, अर्धपारगम में झिल्लियां होती हैं। सूत्र लिख लो, Cu2Fe(CN6), Cu2Fe(CN6), ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड। दूसरा नाम लिख लो, दूसरा होता है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट, फार्मूला लिख लो, CH3PO4 का होल ट्वाइस, CH3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट। तीसरा एग्जांपल भी लिख लो, तीसरा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तीसरा है सेलुलोज, सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो लकड़ी आपकी है, लकड़ी, सूखी लकड़ी, क्या है, सेलुलोज है। तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट भी क्या है, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। कहोगे इसका फार्मूला नहीं बता रहे हैं, तो सेलुलोज का भैया फार्मूला बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो क्या है, वो ग्लूकोज का बहुलक होता है, उसका एसीटेट, उसको मत जानो आप, इतना जान लो, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, कॉपर फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फास्फेट, सेलुलोज एसीटेट, इसकी क्या बनती हैं, अर्धपारगम में झिल्लियां बनती हैं। और तीनों ही कुछ चीजें आपसे एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब चलिए, ये बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। कहीं आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं बाहर निकल रहे हो घर से, ठीक है। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज करके निकल रहे हैं, लेकिन इसके पहले लोग क्या करते थे, इसके पहले लोग स्प्रे का यूज करते थे, बॉडी स्प्रे। स्प्रे लेते थे, क्या करते थे, उसको अपने ऊपर छिड़कते थे, ठीक है, अपने मित्रों के ऊपर या अपने ऊपर। तो जो आपका स्प्रे होता है, अगर आप स्प्रे की बोतल लीजिए और स्प्रे को क्या करिए, स्प्रे को आप दबाइए, तो खुशबू क्या होगी, दूर तक फैलती है। तो स्प्रे का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, या कोई सुगंधित वस्तु की सुगंध एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है विसरण। क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारा पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं, ठीक है। तो ये क्रिया और है यहाँ पर विसरण। तो जब आप पराशरण जान गए हो, तो आप विसरण भी जान लो। आपसे कोई पूछ ले विसरण क्या है, तो क्या करोगे, आप बताओगे कि विसरण से कहते हैं, ठीक है। जल्दी से आप एक हेडिंग बनाओ, पराशरण तथा विसरण में अंतर, पराशरण तथा विसरण में अंतर, ठीक है। ऐसे ही आप 2 कॉलम बना लो और यहाँ पर आप लिख लो विसरण, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। गैस खुल जाए, गैस जिसमें खाना बनता है, ठीक है ना, तो उस गैस खुल जाए, उसके अंदर दूर तक जाती है, तो कौन सी क्रिया, विसरण। आपको मालूम होता है ना, गैस वहां से लीक कर रही है, इसका मतलब विसरण की क्रिया। सेंट का दूर तक जाना, विसरण की क्रिया। फूलों की खुशबू दूर तक जाना, विसरण की क्रिया। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। अगला है
पराशरण, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के लिए तो अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। अब पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करो, पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करो। पहला पॉइंट आप लिखना, इसमें क्या होता है, लिखते चलो मेरे साथ। विलेय के अणु, विलेय के अणु विलायक, विलेय के अणु विलायक के गतिशील, विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, अणुओं के कारण अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह करते हैं। ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। क्योंकि जो विलयन होगा उसमें विलेय कणों की संख्या कम, विलायक की ज्यादा, तो विलायक कण उसको धक्का मारेंगे तो क्या करेगा, वो निकल के भागेगा वहां पर जहां पर उसकी संख्या कम होगी, उसको हम बोलेंगे क्या हो रहा है, ये सोच का स्वतः प्रवाह करते हैं। जिसमें विसरण में, इसमें लिखना विलायक के अणु, इसमें क्या करते हैं बताओ, तो बताया आपको, विलायक के कण कहां से, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, लिखते चलो आप, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, स्वतः प्रवाह करते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया था। यानी कण विलयन से सांद्र विलयन की ओर, शुद्ध विलयन से विलायक की ओर विलायक के अणुओं का जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप नोट करो, दूसरा पॉइंट आप नोट करो, इसके लिए क्या अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, नहीं। क्या लिखना, अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये अंतर हो गया, अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है, यहाँ पर होना क्या है, अनिवार्य है। यहाँ तीसरा पॉइंट नोट करो आप, विसरण की क्रिया में, विसरण में विलेय के अणुओं, विसरण में विलेय के अणुओं की गति, विलेय की गति कहाँ से होती है बताओ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, विलेय का कण अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता की ओर भाग रहा है, की ओर, तथा विलायक के अणुओं की गति, विलायक के अणुओं की गति कहाँ से कहाँ होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। आप समझ रहे हो ना, मतलब विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे और विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी विलेय और विलायक दोनों का क्या होता है, दोनों का यहाँ पे मूवमेंट होता है, किसमें, विसरण में। ठीक है ना, मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर और विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। यानी विलेय और विलायक दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है,
तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है। अगर आपने तनु विलयन और सांद्र विलयन को अलग कर दिया, या शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर दिया, तो शुद्ध विलयन से विलायक के कण कहाँ जाएंगे, विलयन की तरफ ना, और विलयन से भी विलायक के कण विलायक शुद्ध विलायक की तरफ आते हैं, लेकिन उतना नहीं आते हैं जितना शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब तीसरा पॉइंट लिख लो आप, पराशरण में विलायक के अणु दोनों मतलब शुद्ध विलयन से विलायक, शुद्ध विलायक से विलयन और विलयन से विलायक दोनों ओर प्रवाहित होकर पराशरण का कुल प्रवाह एक ओर का ही दिखाते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि पराशरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होते हैं, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन से विलायक की ओर, ठीक है ना। लेकिन अब विलायक क्या है, शुद्ध विलायक से विलायक के कण ज्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन कुल प्रवाह एक ओर का ही दिखाता है। ऐसा लगता है कि शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ ही जा रहे हैं, विलयन से विलायक एकदम शुद्ध विलायक की तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया दोनों में अंतर, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। नोट हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे पराशरण, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ना है केवल पराशरण, ठीक है। अब पराशरण के प्रकार क्या है, पराशरण कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा कर ली जाए। अब यहाँ पर भी इस बात को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि आप क्या करें, यदि आप किशमिश को पानी में डाल दें, किशमिश को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, तो किशमिश आपका फूल जाएगा। दूसरी बात आप क्या करें, आप अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में आप डाल दो, अंगूर क्या होगा, अंगूर पिचक जाएगा। बात समझ में आ गई। दो बातें होंगी, अंगूर को आप पिचका भी सकते हो और पिचके हुए किशमिश को आप क्या कर सकते हो, तो उसको आप फुला भी सकते हो, ठीक है। तो आपके जो पराशरण है ये दो तरह के हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा, आप हेडिंग थोड़ी सीख लो, पराशरण के प्रकार, हेडिंग लिखो आप, पराशरण के प्रकार लिखना, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण के प्रकार, ठीक है। दो पराशरण, पहला है बाह्य पराश, दूसरा है अंतः पराश। ऐसे बना लो आप, पहला है बाह्य पराशरण, इसको आप बोलते हो एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। दूसरा क्या है, अंतः पराशरण, दूसरा क्या है, अंतः पराशरण, इसको बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। इंडो का मतलब अंदर जाना, एक्सो का मतलब बाहर जाना, एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, ठीक है ना। तो ये बाह्य और अंतः पराशरण। तो अंगूर को जब गाढ़े चीनी के घोल में रखते हैं तो अंगूर के अंदर का पानी कहाँ चला जाता है, बाहर, तो बाह्य पराशरण, ठीक है। और क्या करते हैं, किशमिश को आप पानी में डाल दो, किशमिश फूल जाएगा, पानी चला गया अंदर, तो कौन सा, अंतः पराशरण। बात समझ में आ गई ना, उस पर नोट करते रहो। यहाँ लिख लो आप एग्जाम्पल, यहाँ भी एग्जाम्पल लिख लो भैया, एग्जाम्पल लिख लो। अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में रखने पर
रखने पर क्या होता है, पिचक जाता है। इसका एग्जाम्पल है बाह्य पराग। आपसे पूछ सकता है कि अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में रखने पर अंगूर पिचक जाता है या किस प्रकार का पराशरण है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बाह्य पराशरण। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किशमिश को क्या करेंगे, जल के अंदर डाल दो। यहाँ पर आप लिखोगे किशमिश, किशमिश में ये वाला सा रहेगा। ठीक है। किशमिश को जल में डालने पर, जल में डालने पर क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, फूल जाता है। ये कौन सा पराशरण है, अंतः पराशरण। ठीक है। चने का फूलना, किशमिश का फूलना, ये सब क्या है, अंतः पराशरण है। और किसी फूली वस्तु का क्या होना, पिचक जाना, क्या है, बाह्य पराशरण। बात समझ में आ गई। तो बाह्य पराशरण कब होगा, जब हमने अंगूर को गाढ़े घोल में रखा तो चीनी का गाढ़ा घोल था उसकी सांद्रता क्या थी, ज्यादा थी, और अंगूर की सांद्रता क्या थी, कम थी। इसलिए अंगूर के अंदर से जल उसकी कबर यानी अर्धपारगम झिल्ली से कहाँ चला गया, चीनी के घोल में। ठीक है ना। लेकिन जब किशमिश को पानी में डाला तो किशमिश के अंदर का जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो पानी की सांद्रता क्या है, केवल जल ही है, तो जल के हम कहाँ चले गए, अधिक सांद्र यानी विलयन की तरफ चले गए। यानी दोनों में ही पराशरण हुआ, लेकिन एक जब जल अंदर गया तो अंतः पराशरण, जब जल बाहर गया तो बाह्य पराशरण। ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से। चलिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अब जहां से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखना पराशरण दाब, हेडिंग लिखना पराशरण दाब, पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग लिखो आप जल्दी से, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा समझ लो कि ये पराशरण दाब कहाँ से आ गया, पराशरण दाब कहाँ से प्रकट हो गया। ध्यान दो जरा। हम लोगों ने देखा था, अब पढ़ना है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा ध्यान देना है मेरी बात ध्यान दो। अभी हम लोगों ने ये काम किया था, ऐसे ही बर्तन लिया था, बीच में ये ऐसे ही अर्धपारगम झिल्ली रखी थी, और यहाँ पर एक इस बॉक्स में हम लोगों ने रखा था शुद्ध विलायक। क्या रखा था, शुद्ध विलायक रखा था, और यहाँ पर हम लोगों ने चीनी और पानी का विलयन यहाँ पर रख दिया, और देखा ये गया कि शुद्ध विलायक से विलायक के कण किधर जा रहे हैं, विलयन की तरफ जा रहे हैं। ये आपका सेमी पेरिनियम मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली है। यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, पराशरण कहलाती है। इसको आप करा नहीं रहे हो, ये दोनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करके रख देते हो तो अपने आप ही जल कण क्या होंगे, इधर से इधर जाना शुरू कर देंगे, यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे अपने आप। आपको धक्का नहीं देना है कि जाओ, अपने आप ही जाएंगे, और इसका स्वतः प्रवाही कहलाता है पराशरण। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर एक पिस्टन लगा दे, मेरी बात ध्यान देना, आप समझने का प्रयास करो, देखने का प्रयास करना। यहाँ विलयन के ऊपर एक पिस्टन लगा दें, विलयन के ऊपर एक पिस्टन लगा दें, जैसे हवा भरने में पंप होती है ना, हवा आप दबाते हो क्या होता है, हवा नीचे की तरफ जाती है लेकिन ऊपर की तरफ उससे बाहर नहीं निकलती है। वहां पर क्या पिस्टन को आप दबाते हो, वैसे ही अगर यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया जाए, और इस पिस्टन, ये क्या है, एक पिस्टन है या एक पिस्टन है। ठीक है। अब जब जल के कण विलयन की तरफ जाएंगे तो इसका लेवल क्या होगा, ऊपर होगा, उठेगा। ठीक है। और जब पहले आप एक काम करो कि आप जब दोनों को जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो जल की मात्रा को आप नोट कर लो, कितना जल है, मान लो जल कितना भरा है आपने 500। ठीक है। और आपका विलयन कितना था, आपका 500 ml। ठीक है। अब जैसे ही जल के कण इधर की तरफ जाएंगे वैसे ही क्या होगा, विलयन का लेवल उठेगा, उसका लेवल उठेगा 500 से 550 या 600 ml हो जाए तो हमको मालूम होगा हाँ पराशरण की क्रिया हुई है। तो लेकिन अब यहाँ पे करना है क्या, अब आप पिस्टन लगा दिए विलयन पे।
ठीक है। और पिस्टन के ऊपर आप बाट रखते जाओ, अब वजन रखो यहाँ पे, अब वजन रख दो, यहाँ पे वेट रख दो, तो वेट रखोगे पिस्टन नीचे की तरफ आए। जब पिस्टन नीचे की तरफ दाब लगाएगा तो जो जल के हम विलेन की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो ऊपर पिस्टन को धक्का देके जाने का प्रयास करेंगे? हाँ करेंगे। जब करेंगे तो फिर क्या करो, फिर ऊपर से और एक बाट रख दो, ऊपर से और एक बाट रख दो, ठीक है। इतना आप बाट रखो, इतना वजन आप रख दो कि विलायक के कण शुद्ध विलायक से विलेन की तरफ न जा पाए, ठीक है ना। तो आपने किया क्या, आपने यहाँ पर विलेन के ऊपर दाब लगाया, किसके लिए? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। क्या लगाया? दाब। क्या रोकने के लिए? परासरण की क्रिया। अब ध्यान दो डेफिनेशन किसकी? परासरण दाब की। मैंने ये बताया कि जब शुद्ध विलायक और विलेन को अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परफ्यूम मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलेन की तरफ स्वतः प्रवाहित करते हैं, यह क्रिया परासरण कहलाती है। तो कुछ समय बाद देखने में आता है कि जल का लेवल घटेगा और विलेन का लेवल उठेगा, क्योंकि जल के कण कहाँ जा गए? विलेन की तरफ गए। तो अब हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? विलेन के ऊपर पिस्टन लगाना है और पिस्टन के ऊपर क्या रखना है? कुछ ना कुछ बाट, कुछ ना कुछ भार को रखना है। जब भार रखेंगे पिस्टन आएगा नीचे तो उसका लेवल क्या होगा? नीचे जाएगा, तो परासरण की क्रिया रुकेगी। यानी इसका लेवल भी 500, इसका लेवल भी कितना? 500 बना रहे। कब बना रहेगा? जब इस पर हम दाब को, उस पर बाट को रखेंगे तब। अब डेफिनेशन क्या बनी? लिख लो एक लाइन कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलेन पर लगाया गया कम से कम दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो आप लिख लो, जल्दी से लिखो। चलिए, ये बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में अगर आ गई हो, मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप क्या करो? नोट कर लो। लिखोगे पता नहीं क्या होगा। लिखना, किसी विलेन तथा विलायक, विलेन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली में 60 में एसपीएम लिख दे रहा हूँ, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके, पृथक कर दिया गया है, करके अब परासरण की क्रिया नहीं होने देनी है, ठीक है। करके परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के केवल एक ही चांस है, वो पिस्टन लगा के दाब लगा दो। क्रिया को रोकने के लिए विलेन पर किस पे दाब लगाओगे? विलेन पर, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। विलेन पर कम से कम जितना दाब लगाया जाता है, जितना दाब लगाया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। जरा समझो, अब सोचो कैसे नापेंगे इसको, कैसे नापेंगे इसको हम। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियों में क्या होता है, जब हवा भरने लोग जाते हैं, एक क्या होता है, वायु कितनी हवा भरी है उसको मापने के छोटा सा यंत्र लेते हैं ना, छोटा सा यंत्र होता है, ऐसी पाइप लगी होती है, वहां पर ऐसी सुई लगी होती है, कितना हवा इसमें भरी गई है, कितना दाब यहाँ पर उसका है, उसको बताता है। उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ इस पर, इस विलेन पर क्या करेंगे? इसको विलायक पर ऐसे लगा देंगे। इधर से जब दाब लगेगा, इस सुई क्या होगी? सुई घूमेगी, कितना दाब लगाया गया है। उस दाब को आप क्या करोगे? मेजर कर लोगे और बताओगे इतना दाब ही क्या है? परासरण दाब है, जो कि इस क्रिया को होने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ गई? डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। किसी विलेन तथा विलायक को एसपीएम द्वारा पृथक करके परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलेन पर कम से कम जितना दाब लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं परासरण दाब की गणना। कैसे इसको कैलकुलेट करें? कोई विलेन कितना परासरण दाब लगा सकता है,
अगर हम ये ताम झाम ना करें, ये पिस्टन वगैरह ना लगाएं और हमारे पास बिलियन हो, बस हमको ये बता देना है इस बिलियन को अगर हम विलायक से अलग करेंगे तो कैसे कैसे कितना प्राश्नोदाब लगाएगा। ठीक है, चलिए लिखना प्राश्नोदाब की गणना, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखो इसमें, आप लिखो इसमें। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो पराशरण दाब होता है, जो पराशरण दाब होता है, इसको पहली बात तो पाई, ठीक है, पाई से डिनोट करते हैं। पराशरण दाब पाई, ठीक है, ताप माने टेम्परेचर, ताप T, तथा यानी बिलियन की मोलरता, जिस बिलियन का आप प्राश्नोदाब दाब बताने जा रहे हैं उस बिलियन की क्या मोलरता, बिलियन की मोलरता। ठीक है, के क्या होता है मोलरता, वो C से नोट करें, सांद्रता C के समानुपाती होता है, C के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि पराशरण, अतः लिख लो, अतः पराशरण दाब पाई समानुपाती होगा किसके, C के समानुपाती होगा किसके, T के। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पाई बराबर समानुपाती, चिन्ह को हटाओगे, एक लिखोगे नियतांक या स्थिरांक, मैं लिख दे रहा हूँ RCT, या ऐसे लिख दो आप पाई बराबर CRT, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, पाई बराबर CRT, ये इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया आपका पराशरण दाब, पाई बराबर CRT, जहाँ C क्या है उस बिलियन की मोलरता या मोलर सांद्रता, और R क्या है उस बिलियन के लिए स्थिरांक है, फिक्स वैल्यू होगी उसकी, और T क्या है तापमान, तापमान पे भी क्या होगा लेकिन पराशरण दाब डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको संबंधित कर देते हैं किससे, विलय के मोलर द्रव्यमान से, जिससे पता चले ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या क्या है, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए अब आप नीचे आप यहाँ लिख सकते हो, जहां पाई क्या है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है मोलरता कैपिटल M, R क्या है विलयन स्थिरांक, ठीक है, T क्या है तापमान, क्या ताप। क्लियर, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो मोलरता है, मोलरता M बराबर क्या होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, अगर लीटर में, अगर लीटर में है तो ठीक ठाक वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, अब ये वैल्यू आप उठाओ, मोलरता M बराबर N/V, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, उठाओ कहाँ रख दो C की जगह, मोलरता M यानी कि C, यही क्या है मोलरता को हमने C से नोट किया है ना, C की जगह में वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रखो आप, तो समीकरण 1 में C का मान रखने पर, रख दो मान इसका, रखने पर पाई बराबर N/V, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू RT, V को इधर ले जाओ आप, या पाई इंटू V बराबर N इंटू RT। हम लोगों ने पढ़ा आदर्श गैस समीकरण, तो उसी के जैसा लग रहा है ये, पाई V मतलब PV बराबर NRT हम लोगों ने पढ़ा है, ये है पाई VRT। अब देखो आपको पता है विलय के मोलों की संख्या N बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो आप, मिलेगा पाई V मतलब विलयन का आयतन लीटर में है, तो हो जाएगा W2 अपान कैपिटल M2। ठीक है, ये क्या है विलय का मोलर द्रव्यमान M2 है,
इंटू आर टी। तो आपको अगर m2 का मान निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, m2 बराबर, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो W2 इंटू आर टी अपान पाई इंटू बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप नीचे लिख लो, जहां W2 विलेय का भार है और m2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी उसके एक मोल का द्रव्यमान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुभार। बात समझ में आ गई? तो यानी कि परासरण दाब भी एक क्या अनुसंज गुण है, क्योंकि यह किस पर डिपेंड किया, या डिपेंड कर दिया किस पर, सांद्रता पर। अगर सांद्रता ज्यादा, कणों की संख्या ज्यादा, जब कणों की संख्या ज्यादा तो परासरण दाब का मान क्या होगा, ज्यादा। यह भी क्या है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके गुण पर। ठीक है, तो अगर आप 1 मोल चीनी, 1 मोल यानी ग्लूकोज जितना परासरण दाब दिखाएगा, 1 मोल एथिलीन ग्लाइकॉल भी उतना ही परासरण दाब दिखाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी ये केवल कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण हैं। 1 मोल यूरिया जितना परासरण दाब दिखाएगा, विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उतना ही कितना 1 मोल ग्लूकोज भी दिखाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर विलेय के कणों की संख्या 10 प्रकार के विलयन है, 10 में कणों की संख्या समान है, तो 10 के जो अनुसंज गुण हैं, कौन कौन सा, वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आ गई नहीं? तो चलो एक बार इसको नोट कर लो, मैंने यहाँ पे बता दिया चीजें, और आर टी क्या है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और m2 क्या है मैंने यहाँ पे बताया, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। नोट करो इसको, नोट करो, बताते हैं न्यूमेरिकल यहाँ से अब आपको। ठीक है, नोट हो गया, मिटाते हैं इसको। तो आपको 4 फार्मूले आपको मिल गए। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी किताब का ही है। आप सोचो कि एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में रख देगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, इसे बार बार देखते रहो, आपको लगाने का तरीका आपको मालूम रहे। ठीक, चलो देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन। ठीक है, एक विलयन है जिसका आयतन कितना है, विलयन का आयतन V बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कितना, 200 ml, और में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब विलेय की मात्रा मतलब W2 बराबर कितना है, 1.26 ग्राम। ठीक है, आगे है 300 केल्विन टेम्परेचर, ताप दे दिया है 300 केल्विन। ठीक है, और विलयन का परासरण दाब पाई का मान दे दिया है, पाई बराबर 2.57 गुणे 10⁻³ बार। दाब है तो मात्रा क्या होगा, बार। ठीक है, पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान यानी m2 की गणना आपको करनी है, और यहाँ पर उसके लिए R का मान, विलयन के स्थिरांक का मान दिया है 0.0832 बार, क्या है, 832 बार मोल का इनवर्स है, केल्विन का इनवर्स। ठीक है, ये यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब चुपचाप क्या करना है, आपको अपना फार्मूला याद करना है बस। अब फार्मूला आपको याद है, अभी मैंने बोला था कि
m2 बराबर, या हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो लिख रहे हैं m2 बराबर क्या बताया था आपको, याद करो, W2 इंटू क्या था R इंटू क्या था T अपान क्या था पाई इंटू V। अब यहाँ पे मान रखते हो आप W2 की मात्रा कितनी 1.2, R का मान 0.032 और T का मान 300 और पाई का मान 2.5325 गुणे 10⁻³ B का मान यानी कि आयतन कितना है बिलियन का 200 सेंटीमीटर क्यूब मानी 200 ml। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मैं उस फार्मूले में यहाँ पर V किस में है, V तो है लीटर में, ये किस में है ml में। इसको करना क्या है, इसको कन्वर्ट कर लो आप बटे कितना कर लो 1000। ठीक है, 1000 को भेज दो ऊपर तो हो जाएगा क्या, सॉल्व हो जाएगा 1.26 0.0832 इंटू 300 गुणे 1000 चला गया ऊपर बटे 2.53 10⁻³ कितना 200 गुणा भाग करो, गुणा भाग आप करेंगे तो गुणा भाग करने पर यहाँ पर 0.0832। ठीक, बात समझ में आई। तो करने के बाद आपको m2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, काट पीट लेना, तो काटने पीटने के बाद मिलेगा 61.022 ग्राम पर मोल। यह आ गया जिस विलेय को आपने घोला है उस विलेय की क्या आ गई मात्रा। बात क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो आप पराशर दाब के सूत्र की सहायता से किसी भी विलेय, ठीक है, विलेय में जो विलेय उपस्थित है उसका अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो m2 का मान हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब इस प्रॉपर्टी को आपका काम है आपको याद रखना और इस पर आधारित कम से कम आप लोग कम से कम 25 न्यूमेरिकल अगर आप लोग लगा लेंगे, कम से कम मैंने 8-10 मैंने बता दिए होंगे, तो आप अगर 25 लगा लेते हैं तो इस चैप्टर से आप 100% अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स हो एनसीईआरटी के पीछे बुक के दिए गए होंगे या आपके पास कोई और बुक होगी, वहाँ से आप क्या न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपको जो भी नहीं आएगा आप क्या करेंगे, हमसे पूछेंगे यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार हम फिर से क्या करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि हम लोगों ने 4 तरीके के अनुसंख्य गुण पढ़ लिए हैं। पहला क्या था बताओ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यही पढ़ा था ना। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था P1 का नाट माइनस P1 का नाट बराबर n/n+n, यही पढ़ा था। जब इन सब की आप वैल्यू हटा रखते हो, आप यहाँ पे रखते हो आप, तो आपको क्या मिलता है, आप W1/m1 वहाँ से m2 निकाल सकते हो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक जब बढ़ गया तो डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे kf गुणे W2 गुणे कितना m1 अपान कितना था W1 इंटू कितना m2। यहाँ से भी आप m2 का मान निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप m2 का मान निकाल सकते हो। इसको आपको निग्लेक्ट करने को कहा गया था। ठीक है ना, आपको मिल गया था W2 अपान क्या ये मिला था आपको W1 इंटू क्या मिला था m1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये थी। आप यहाँ से भी m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और मैंने आपको तीसरा बताया था हिमांक का अवनमन, याद करो हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन में मैंने बोला था डेल्टा TF अवनमन फ्रीजिंग, तो क्या होगा बराबर बस सेम टू सेम वही है, यहाँ पर F नहीं बल्कि यहाँ पे होगा V।
एफ कहाँ होगा, यहाँ के एफ गुने W2 गुने कितना M1, दोनों फार्मूले सेम, बस यही दोनों क्या हैं चेंज, M1 W1 इंटू क्या था M2। यहाँ से भी आप विलेय का अनुभाग की गणना कर सकते हो। और चौथा मैंने अभी अभी आपको बताया पराशरण दाब, ठीक है। यहाँ से अभी मैंने कैलकुलेट किया ना, M2 बराबर क्या था आपका W2 गुणे क्या था RT बटे क्या था पाई इंटू V। ये चारों फार्मूले बड़े ही आसान है, आप इसको नोट कर लो, याद कर लो। इस पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप सारे के सारे क्या करो, आप लगाओ, जो आपको ना आप क्या करो पूछो, ये न्यूमेरिकल मुझको प्रॉब्लम कर रहा है, ये मुझको नहीं आ रहा, ठीक है। हम लोग मिल क्या करें उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और लास्ट में है अब सामान्य गुण, उसको चर्चा करेंगे। फिर 2-4 न्यूमेरिकल की चर्चा हम लोग और करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग सोचेंगे कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हो जाए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है। और हम एक काम आप करेंगे, आप हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।